हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑफ डिस्कशंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज यू एक्चुअली डोंट डेवलप एनी स्पेसिफिक स्किल्स। इस चैनल पे जितने वीडियोस बन रहे हैं ये थोड़े से क्रिटिकल होने वाले हैं, जो सच्चाई दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बताने वाला। तो अपने रिस्क पे देखना, अपने हिसाब से देखना, और जैसा आपको सही लगे। इन वीडियोस के बाद, ये वीडियोस जो बन रहे हैं, इनके बाद आपके पास कुछ ना कुछ टेक अवे होगा। सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं बन रहा। और मैं कौन हूँ, इसके बारे में मैंने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें बता रखा। आप अभी के लिए एज्यूम कर सकते हैं कि मैं कोई एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास हु ऑलरेडी हैज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक है। ये टॉपिक का पूरा सार ये है कि यूपीएससी की तैयारी करते हुए आप कोई भी एक कॉन्क्रीट स्किल डेवलप नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये स्किल का मतलब क्या है? ऐसी कोई स्किल जो आपको एम्प्लॉयबल बनाए या फिर जो आपको जॉब दिला सकती है, कोई और जॉब। मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हुए आपको जितना भी ज्ञान मिल रहा है, जितना भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो, इस ज्ञान की वैल्यू अगर आप देखो जॉब मार्केट में, तो वो रत्ती भर भी नहीं है। ठीक है। टू बी फ्रैंक, ये ज्ञान आपको सिर्फ कहाँ पे हेल्प कर सकता है? अगर आपको कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, वो भी किसकी? सिर्फ यूपीएससी की। अगर कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है या फिर दूसरे एग्जाम्स मान लो जैसे एसएससी वगैरह हो गया, अगर इनकी कोचिंग इंडस्ट्री में जाना स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे ये जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, जितना भी एक्सपीरियंस आपको है, वो हेल्प कर सकता है। ठीक है। अदरवाइज एज सच आपको स्किल डेवलप नहीं करता। ठीक है। ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है जो मैंने दी है, और ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट एकदम सही है। ठीक है। इस स्टेटमेंट को अगर आप निगेट करना चाहते हो तो हाँ ठीक है, उसके लिए हमारे पास 100 प्रमाइसेस हैं। वो ये है कि कोई कह सकता है कि भैया पहली चीज़ तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं। ठीक है। दूसरा, हम राइटिंग स्किल्स डेवलप करते हैं। राइटिंग स्किल से हमारे अंदर एनालिटिकल स्किल्स आ रही हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? दुनिया को समझ पा रहे हैं। ठीक है। वी हैव ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एवर दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। दिस इज़ ऑल इज़ जस्टिफाइड। ठीक है। इन चीज़ों को कहीं पे भी नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा और निगेट नहीं किया जा रहा। मैं यहाँ पे ये डिस्कशन आपको इस टर्म्स में बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ली और आपको लग रहा है कि यू नीड टू हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो while doing this, while preparing this। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो क्या? तो what are the probable options that a candidate usually sees? For example, ये हो सकता है दूसरी एग्ज़ाम्स। ठीक है। अब ये एग्ज़ाम्स ऐसी हो सकती है, या तो ये जॉब दिला रही है, या तो दिस इज़ रिलेटेड टू सर्टन क्वालिफिकेशंस। ठीक है। ये दो तरह की एग्ज़ाम्स होती हैं। अब अगर हम जॉब्स में देख लें, जॉब्स में अगर ब्रॉडली क्लासीफाई कर लें, तो या तो आप शायद बैंकिंग की एग्ज़ाम दोगे, या तो एसएससी जैसी एग्ज़ाम्स दोगे, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ ले लो, तो ये आरबीआई ले लो, सेबी ले लो, ये सब ले लो। ठीक है। तो ये सारी जो एग्ज़ाम्स है, ठीक है, अभी जॉब वाले एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, इनका भी दे हैव स्पेसिफिक सिलेबस। तो आपको लगता है कि सिर्फ अगर यूपीएससी की तैयारी करके आप इन एग्ज़ाम्स को निकाल लोगे, तो दिस इज़ अ फैलेसी। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, कि सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करके ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ और निकल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ को ना अपने दिमाग में गार्ड बांध के रख लो। और कोई भी आपको ये पट्टी पढ़ा रहा है कि आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आपका जीवन सफल है, आप कहीं ना कहीं अच्छा कर लोगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं अच्छा कर लोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा करने के लिए वहाँ पे जो स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट आपको एक्वायर करने की ज़रूरत है। और ऐसा हो सकता है, दिस इज़ हाईली प्रोबेबल दैट दैट स्किल सेट यू आर नॉट एक्वायरिंग थ्रू द कोर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आप अगर बैठ के फैक्ट्स को रट रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, आंसर्स लिख के किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई और सेबी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको एसएससी को भी अगर क्लियर करना है तो आपका उस लेवल का क्वांट होना चाहिए। ठीक है। एसएससी के टर्म्स में तो क्वांट में मतलब स्पीड होनी चाहिए, इन शॉर्ट। क्वांट तो ठीक लेवल का ही आता है उसमें।
बट जैसे RBI वगैरह के एग्ज़ाम हो गए तो इसमें जो क्वांट होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। सिर्फ क्वांट नहीं, मतलब रीजनिंग भी ले लो तो रीजनिंग भी अच्छे लेवल की आती है उसमें, एज़ कम्पेयर टू UPSC का जो भी CSAT वगैरह हो रहा है। और फिर बाद में जो जैसे क्वालिफिकेशन वाले एग्ज़ाम्स होगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी को MBA करना है, ठीक है, अब आपने इस साल का CSAT का पेपर देखा होगा 2022 का, 2023 का, सॉरी 22 का जो अभी हुआ। अगर ये CSAT का पेपर आपको देख के लग रहा है कि ये पेपर अगर डिफ़िकल्ट है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अगर ये पेपर डिफ़िकल्ट था, तो फिर यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर CSAT का पेपर आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कितने पानी में हो विद रिस्पेक्ट टू अदर एग्जामिनेशंस, ये बैंकिंग, SSC, RBI वगैरह जो भी है। तो अगर आपको आपकी किसी भी प्लान B के लिए तैयारी करनी है, किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो उसका सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करो, क्योंकि सिर्फ UPSC की तैयारी करके ज़रूरी नहीं है कि कहीं कुछ होगा। और इस चीज़ पे मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, इस चीज़ पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज मेंस लिख लेते हैं आगे, ठीक है, इसमें सीट्स लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे 1000 सीटें हैं तो 1000 सीटों का ही सिलेक्शन होगा, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस इन आवर नेशन। तो इसलिए क्या होता है, हर गली का जो टॉपर होता है ना, वो इस एग्ज़ाम के लिए बैठता है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो अपने जीवन में कुछ और करते हैं, उनकी फील्ड में वो अच्छा होता है तो वो करते हैं, या फिर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है वैसी। कुछ होंगे जो MS करने बाहर चले गए, कुछ ने MBA कर लिया, कुछ बाहर जाके कोडिंग कर रहा है, कुछ किसी और फील्ड में घुस गया और वहाँ पे अच्छा कर रहा है, ठीक है। इन सब को अगर हटा दो, कुछ के नेटवर्क अच्छे थे, वो कनाडा वगैरह चले गए, ठीक है, वहाँ पे उनकी लाइफ सेटल्ड है जो भी चल रहा है। बाकी जितनी जनता बची है, बाकी इंडिया में जितने टॉपर्स बचे हुए हैं, सारे इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, ठीक है। अब वो मेडिकल का भी होगा, इंजीनियरिंग का भी होगा, अपने नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी होंगे, BA वगैरह हर चीज़, तो सब बैठे हुए हैं। तो भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, सिलेक्शन 1000 का ही होगा। 1000, मैं एक बॉल पार्क फिगर लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, 700 से 1400 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अलग अलग साल की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो देख लेना उस हिसाब से। तो इसीलिए सिर्फ इसके भरोसे मत बैठो। नीचे कुछ कीवर्ड्स हमने सॉर्ट आउट कर रखे थे कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो पहली चीज़, साइड बाय साइड ना कोई स्किल डेवलप करते रहो। या तो स्किल आप में हो सकती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोडिंग में अच्छा है, ठीक है, तो कोडिंग थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट करते ही रहो साथ में। मतलब आप अगर फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपने 1 साल तैयारी कर ली, 2 साल तैयारी कर ली, उतना काफ़ी है। उसके बाद तो आपको फुल टाइम प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोडिंग में अच्छे हो तो उसे परसीव कर सकते हो। कोडिंग के अलावा कुछ और भी स्किल्स हो सकती है आपके अंदर। अभी जैसे अभी की जो स्किल्स आ रही है, सॉरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को वीडियो एडिटिंग वगैरह आता है तो पार्ट टाइम मतलब पैसे कमा सकता है। इसके अलावा अगर आपने मेंस वगैरह लिख रखा है तो आप क्या कर सकते हो, जो मेंस के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज मतलब इन शॉर्ट इवेलुएट कर सकते हो। बहुत सारी कोचिंग में ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये शायद एक तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये भी तो देखना है कि आपको पैसा कमाना है। अगर आपको पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास मतलब पुश्तैनी ही इतना है, ख़ानदान में ज़मीनें हैं, अच्छा खासा बिजनेस है, आपके सरनेम्स कुछ स्पेसिफिक तरीके के हैं, जिनके पास मतलब ऑलरेडी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी वगैरह है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिसोर्सेज नहीं हैं तो आपको कमाने पड़ेंगे। तो कमाने के लिए सिर्फ UPSC के भरोसे बैठना मुश्किल होगा, तो इसलिए कोई ना कोई स्किल आपको साइड बाय साइड डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी न किसी तरीके से आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। जो भी जॉब करनी है उसके लिए उसका जो रिलेवेंट सिलेबस वगैरह है, जिस हिसाब से तैयारी चाहिए वो करने की ज़रूरत है। फर्दर एजुकेशन अगर आपको करना है तो वो MBA का एग्जाम्पल हमने देख लिया। प्लान B मेनली होता क्या है, प्लान B मतलब क्या, अगर ये नहीं तो क्या अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसको देखना चाहिए। जब तक आप फुल टाइम बैठे हो तब तक ठीक है, मत देखो, आपकी मर्ज़ी है। बट एक बार आपको लगने लग गया, आपको पता चल गया कि आप कितने पानी में हो, तो उसके बाद इस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, आप कहीं काम कर रहे हो, आपकी डिसेंट सैलरी आ रही है, तो ये क्या करता है, ये बहुत सारा जो प्रेशर है ना आपके ऊपर वो रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो वो प्रेशर फैमिली की साइड से हो सकता है,
आपके पेरेंट्स के साइड से हो सकता है, सोसाइटी की साइड से हो सकता है। तो इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी ना बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भले आपको टाइम कम मिल रहा। और इस प्रिपरेशन में क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने अगर इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड डिसेंटली फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर द सर्टन रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मंथ्स ले लो या फिर ईयर ले लो, ठीक है, 1 साल 2 साल अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली तो उसके बाद एज सच आपको फुल टाइम बैठने की ज़रूरत होती है नहीं कि पूरे दिन बैठे और वही रट रहे हो या फिर समझ रहे हो। रटना कहना लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता, बट दिस एग्ज़ाम रिवॉल्व्स अराउंड अ लॉट ऑफ मगिंग अप। आप अगर मेंस में भी आंसर लिख रहे हो तो आप तब लिख पाओगे जब आपको चीज़ें रटी हुई होंगी। ये जो कहते हैं ना कि इंट्रो में फैक्ट लिखना है, किसी कमेटी का नाम आपको रिकमेंडेशन में लिखना है, हर जगह सब्सटैंशिएट करना है, केस स्टडी डालनी है, ये सब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और ये सब मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप हर चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। अब जैसे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के लिए गडगिल कमेटी थी, उसने रिकमेंडेशंस दिए, कस्तूरी रंगन कमेटी थी, उसने रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो ये कमेटी के नाम आपको रटने ही पड़ेंगे। अभी रिसेंटली जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट जो एक्ट आ रहा है तो उसके अंदर क्या रिकमेंडेशंस हैं कि स्ट्रैटेजिक पर्पज़ से जो बॉर्डर एरियाज़ है, बॉर्डर एरियाज़ में अगर फॉरेस्ट लैंड को अगर सरकार रिक्लेम करना चाहती है फॉर क्रिएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट्स तो फिर सरकार कर सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें समझने की नहीं है। आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। 1980 में क्या हुआ था एक्चुअल में, जो एक्ट था मतलब उसके प्रोविजंस क्या थे वो पता होने चाहिए। 1996 में जब इस एक्ट में वापस अमेंडमेंट्स आए थे तब क्या हुआ था वो पता होना चाहिए। और अभी जो रिसेंटली जो बिल लोकसभा में एज अ वॉइस वोट पास हो गया है, ठीक है, और अभी उसके ऊपर डिबेट मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तो डिबेट हो गई। अब आगे मतलब डिमांड्स ऐसे आ रही है कि एन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री कमेटी शुड एग्जामाइन दिस बिल। क्यों? क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किसके बीच में होना चाहिए? एक तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया और इसके अलावा इन्वायरमेंट आ गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इन दोनों के बीच में ना बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा था, तो ये पता होना चाहिए। तो कहाँ थे हम? थोड़ा डिविएट हो गए क्या टॉपिक से? नहीं हुए नहीं है वैसे। साइमल्टेनियसली आपकी जो भी स्किल है उसको लेके प्रिपेयर करता रहो, अल्टरनेट पाथ जो भी है। देखो लाइफ एक है आपके पास, उसे किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्वाहा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या रहा, मोस्टली जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ऑल आर प्रिपेयरिंग अंडर एन इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन ये है कि हर किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डोंट इवन नो कि सिविल सर्विसेज में कितनी सर्विसेज होती हैं। पहले 23 होती थी, अब IRMS आने के बाद 19 सर्विसेज हो गई है। टॉप की अगर कुछ सर्विसेज के अगर आप नाम हटा दो तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज के आपको नाम पता भी नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। इसके बाद ये भी हाईली पॉसिबल है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वुडंट इवन हैव सीन पेपर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस के जो PYQs होते हैं पिछले सालों के देखे भी नहीं होंगे, जिन्होंने देखे हैं उन्होंने लिखे भी नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूँ। अगर आप एक्सेप्शन में आते हैं तो बात अलग है, ठीक है। तो फिर मतलब मुझे गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, आप सही हो, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। मेजॉरिटी का सीन ये होता है क्योंकि हमारे यहाँ भेड़ चाल में चीज़ें चलती हैं, तो इस भेड़ चाल में खुद को थोड़ा सा इस भीड़ से अलग बना के अपनी खुद की लाइफ की जो वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह है, उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये जो हमारा टॉपिक है आज का, कि भैया यहाँ पे बैठ के सिर्फ UPSC की तैयारी करके आपको स्किल डेवलप नहीं कर रहा, आपको पैरेलली कोई ना कोई स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि आप एम्प्लॉयबल हो सको एटलीस्ट इन फ्यूचर, अगर आप अभी नहीं हो। तो ये था हमारा छोटा सा इनफॉर्मल डिस्कशन आज का। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट सेशन हम जब भी बनाएंगे तब।